सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ अब पीडीएम पर बहुत भारी पड़ रहा है। पीडीएम की दूसरी बड़ी जमात और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि उन्हें गुजरावाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ की तकरीर से धचका लगा। बिलावल ने कहा कि एपीसी में बात हुई थी कि फौज या किसी इदारे का नाम लेने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत लाने की जिम्मेदारी किसी शख्स पर नहीं डाली जा सकती। जनरल्स का नाम लेना नवाज शरीफ का जाती फैसला था और अब इंतजार है कि उन्होंने कब इस बात का सबूत वो पेश करते हैं। इस बात का बिलावल भुट्टो को अब खासा इंतजार है। बिलावल भुट्टो ने यह वाज़ेह नहीं किया कि नवाज शरीफ को सबूत मंजर-ए-आम पर लाने होंगे या ये सबूत उन्हें सिर्फ बिलावल भुट्टो को ही पेश करने होंगे। क्या उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए। तो बिलावल भुट्टो के लिए खासा शॉकिंग था। और मरियम नवाज की अपने बयानी से गुफ्तगू भी सबको याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ और उनके बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। उन्होंने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख्यालात के लोग हैं। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये मरियम नवाज साहबा की गुफ्तगू थी। और लीगी रहनुमा जलील शरपूरी साहब और उनके हम ख्याल लोगों ने नवाज शरीफ के बयानी की मुखालफत की। और फिर बलूचिस्तान से नून लीग के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच ने भी पार्टी से अलहदा होने का वाज़ेह ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए का बोझ अब उनके तर्जुमान भी नहीं उठा पा रहे। मरियम नवाज ने आज गिलगित में जलसे से खिताब में कहा कि मैंने एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मोहम्मद जुबैर जो उनके तर्जुमान हैं वो मीडिया पर उसकी सफाइयां दे रहे थे। क्या कहा मरियम नवाज ने आज, ये भी सुनिए। कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये बात करते हुए मरियम नवाज का इशारा किस तरफ है, किन लोगों को वो मुखातिब कर रही हैं, ये भी एक जवाब तलब सवाल है। इस सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जो दीगर सवालात अब पैदा हुए हैं उनके जवाब भी जानते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेर जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। और कुछ ही देर में सेनेटर सहर कामरान साहबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, वो भी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। अली परवेज़ साहब, ये बयानिया जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आपकी जमात का, मियाँ साहब का इतना भारी होता जा रहा है कि उसके बोझ उठाने वाले कम से कम तर होते जा रहे हैं। पहले एक बड़ा ग्रुप पंजाब से, उसने इख्तलाफ किया, या अब अब्दुल कादिर बलोच साहब, अब मोहम्मद जुबैर जब वजाहतें दे रहे हैं तो मरियम साहबा उन पर भी तनकीद कर रही हैं कि वो वजाहतें सही नहीं दे रहे। क्यों इतना भारी होता जा रहा है आपके बयानिए का बोझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। देखें, मैं आपके पास उस बयानिए की जो कॉम्प्लिकेशंस और उसका बोझ क्या सब उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते उसके ऊपर बाद में आ जाता हूँ। पर पहले मैं आपसे 1 मिनट लेते हुए अगर हम सिर्फ ये बहस कर लें कि वो बयानिया क्या है और उसके अंदर क्या कोई गैर मुनासिब चीज़ है जिसको आगे लेके किसी भी जमहूरी पार्टी को चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको पहले डिस्कस कर लें। देखें, मियाँ साहब जो बार बार बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। वो इस मुल्क के अंदर इदारों की मजबूती की बात करते हैं। वो इस मुल्क के अंदर ये कहते हैं कि जो आइन के अंदर इदारों का रोल आइडेंटिफाई कर दिया गया है, सारे इदारों को उसके तहत आगे लेके चलना चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो वोट का जो हक़ है या हुक्मरानी का जो हक़ है वो उसके पास होना चाहिए जिसको अवाम वोट दे। तो मुझे बताएं, इस बयानिए के साथ क्या कोई इख्तलाफ कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पार्टी जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद होगी वो इसके साथ इख्तलाफ करेगी। अब जो आपने बात की कि वो आगे आगे जिस तरह से जलसों के अंदर मामला चल रहे हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उससे डिस्टेंस करने की कोशिश की है। तो देखें, मैं इसके ऊपर 2-3 बातें आपको पहले कर दूं अरबाब साहब। देखें, एक तो बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि जो पीडीएम की जो डिमांड्स हैं जो ईपीसी के अंदर पेश की गई थी और जो उसका नैरेटिव है उसके साथ फुली कमिटेड हैं। तो एक बात ये है जो आपको अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जो आपने जिस एक पर्टिकुलर सेगमेंट के इंटरव्यू की बात की है, अगर आप उससे थोड़ा सा आगे उसको इंटरव्यू को दिखाते या जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट पूरी मेरे पास मौजूद है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। उसमें वो बड़ा क्लियरली बताते हैं कि ये मेरी ज़ाती राय है
और इसके साथ मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो ये बात की होगी वो फैक्चुअल किसी फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर की होगी। और उन्होंने कहा था जिस तरह से वक्त चलता जाएगा हम बल्कि उन्होंने इस हद तक बात की कि कोरोना की वजह से शायद मेरी मुलाकात नहीं हो सकी और जब हम मिलेंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अगर वो किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो यकीनन इस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और मैं आपको अरबाब साहब एक और बात जो कर दूं वो ये है कि देखें, जब मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं, रेलवे के किसी महकमे के अंदर या रेलवे की किसी ट्रेन का हादसा होता है तो उसके अंदर जो उसकी इन्वॉल्वमेंट या उसके ऊपर जो उंगली उठाई जाती है, क्या वो वज़ीर के ऊपर नहीं उठाई जाती? जो भी उस महकमे का या उस इदारे का सरबराह होता है उसके ऊपर ही उंगलियां और सवालात उठते हैं ना। कोई वो जो वज़ीर होता है वो ट्रेन खुद चला तो नहीं रहा होता। तो यही वो बयानी है जिसको लेके आगे चलते हैं। और अगर आप पूरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर बिलावल साहब का इंटरव्यू देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उसमें इस किस्म की कोई सेंसेशनलिज्म है जो मीडिया के ऊपर जिस तरह से बताया जा रहा है। सही, चलें अली परवेज़ साहब की तरफ मैं ज़रा वापस भी आता हूँ, चूँकि ये जो आपने वजाहत की है इसका मतलब कि अगर किसी इदारे पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो बराह रास्त उसकी क़यादत पर भी लगता है, फिर यही रूल क्या आपकी अपनी जमात पर भी लागू होता है? मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। खुर्रम साहब, ये तो बड़ा सादा कर दिया अली साहब ने कि मियाँ साहब का जो बयानिया है वो है आइन की बालादस्ती, इदारों की मजबूती। फिर खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत पर इस सादा से बयानी पर एतराज़ क्या है? नहीं, लेकिन जिस तरीके से जिस अल्फाज में इन्होंने बयान किया उस अल्फाज में और उनके तरीक़ेकार में बहुत फ़र्क है। क्या हमने नहीं देखा कि PDM के जलसे के अंदर जो है बैठ के आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लग रहे थे? क्या हमने वो अंदाज नहीं देखा अयाज सादिक का जो अल्फाज उन्होंने नेशनल असम्बली में इस्तेमाल किए? क्या अंदाज हमने नवाज शरीफ का बात करने का नहीं देखा कि किस तरीके से वो बात कर रहे थे? लेकिन क्या वजह है कि आज बिलावल जरदारी जो है वो इनके बयानियों से पीछे हट गए? क्या वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता इनके एमएनएज, इनफैक्ट इनके वर्कर्स हो गए, वो भी इनके पीछे हटते जा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है, बहुत इज्जत है। जो मुश्किलात आती है हम किसके पास जाते हैं? भाग के सबसे पहले आपके फौज पाकिस्तान तो आती है, खाली सरहदों पे अपनी जानें कुर्बान तो नहीं करी, चाहे सैलाब हो, चाहे जलजला हो, चाहे आपके शहर में भी हालात खराब हो, हर जगह आपके फौज पाकिस्तान में आके अपनी जानें दे रही होती, शहीद हो रहे होते हैं। तो जो तरीकाकार इनका इस वक्त चल रहा है अपने इदारों के लिए उनकी तौहीन करना, उनको जलील करना, उनको नीचा दिखाना, ये असल में आवाम में भी किसी के सामने भी ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, नुकसान भी अपना ही पहुँचा रहे हैं। मुझे नहीं नजर आता कि पीपल्स पार्टी क्या कोई भी इन 12 सियासी जमातों का जो आचार है वो ज़्यादा टाइम इनके साथ इकट्ठा रह सकेगा और इनके बयानियों के ऊपर चल सकेगा। या आप लिख लें किसी जगह के ऊपर, आहिस्ता ऐसे एक एक हटते जाएंगे। जो इनके लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो वाकई इनके बयानिए पे का बोझ नहीं उठा पा रहे, या वो कहीं आप लोगों पर भी वो एक इल्ज़ाम लगता है कि कहीं कोई प्रेशर डलवा कर लोगों को साइड में किया जा रहा है? जैसे पहले सेनेट इंतखाबात में हुआ, जैसे असम्बली में इन लोगों के लोग गैर हाजिर हो जाते हैं, तो इसमें कहीं इस बयानी में कोई हकीकत है? हाँ, जब लोगों को धमकाया जाता था, पाकिस्तान की आवाम जो है वो काफ़ी शऊर रखती है, चीज़ों को देखती है। मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि हम सब की मैं पाकिस्तानी हूँ और अपार्ट के मैं PTI से मेरा ताल्लुक है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी तो देखें कि मेरी अपनी फीलिंग्स है अपने अफवाज के साथ, अपने इदारों के साथ। क्योंकि एक ही तो आपका इदारा है पूरे मुल्क के अंदर जो मोस्ट डिसिप्लिन इदारा है, तो हम ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात जो है मुल्क को, हम अपनी सियासत को उस तरफ धकेलें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि ना तो मरियम ने ना तो नवाज शरीफ ने अपने बयानियों से पीछे हटना है। ये दिन ब दिन इनकी जबान में और ज़्यादा जो है आप सख्ती देखेंगे, इस तरह के बयान आते रहेंगे और आप दिन ब दिन देखेंगे लोग इनसे फासले बढ़ाएंगे। कोई शख्स इनके साथ नहीं खड़ा हुआ कि आखिर में अकेले रह जाएंगे। ठीक है, तो अली परवेज़ साहब, इसका मतलब जो अभी आपने वजाहत पेश की थी कि अगर किसी इदारे में कहीं कोई करप्शन होती है या कोई मुख्तलिफ तरह की कोई चीज़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके जो सरबराहान होते हैं उन तक जाती है, जो उसकी टॉप लीडरशिप होती है। तो फिर वो मॉडल टाउन वाले वाक़ये को जिस तरह आपकी अपोजिशन जमातें उस वक्त नून लीग से जोड़ती थी, आपके दौर में वो हुआ, तो फिर उसकी जिम्मेदारी या उस जैसे दूसरे वाक़यात की जिम्मेदारी पर फिर इल्ज़ाम बराह रास्त आपकी क़यादत पर लगाया जाए, वो भी उनकी भी मुदाखलत थी, फिर वो भी इन्वॉल्व थे, फिर मतलब तो इसका ये निकलता है। अरबाब साहब,
मैं बिल्कुल आपके सवाल पे आ जाता हूँ, पर जो खुर्रम साहब ने गुफ्तगू की मैं उसके ऊपर चंद बातें कह दूँ। इन्होंने कहा कि जी इनके जलसे के अंदर आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगवाए गए। देखें, ये गैर मुनासिब बात है जो इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। खुर्रम साहब एक ज़िम्मेदार आदमी है, मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जो आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा था या जो बात की गई थी वो नूरानी साहब, अवैस नूरानी साहब ने की थी, और वो शायद जोश खिसाबत में कुछ आगे बात कर गई और उन्होंने बाद में वो खुद रिट्रैक्ट कर ली थी। तो इस तरह से ये बातें टीवी पे करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इन्होंने साथ कहा कि जी अयाज सादिक साहब ने आके स्टेटमेंट नेशनल असेंबली के अंदर दी और उसके बाद बहुत फ़िज़ा ख़राब हो गई। तो मुझे बताएं, अयाज सादिक साहब ने जिस वाक़े के ऊपर उन्होंने इशारा दिया उसमें क्या हमारी अफवाज पाकिस्तान ने पहले इंडिया का जहाज़ गिरा के नहीं या पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन साहब को पकड़ा था? अगर हमारी अफवाज ने वो जुर्रतमंदाना इकदाम लिया था और उसके बाद उन्होंने अयाज सादिक साहब ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि जी फॉरेन मिनिस्टर साहब हमें मिसलीड करना चाहते थे कि वो फ़ौरन एक फ़ैसला करवा लें, तो इसमें कौन सी इतनी गैर मुनासिब बात आ गई? मुझे बताएं कि अफवाज पाकिस्तान की या हमारी डिफेंस की कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है, वो क्या हम टीवी के ऊपर बातें करने से ही बढ़ाएंगे कि अमली इकदामात से उठाएंगे? और अगर अमली इकदामात से हमारी दिफा मजबूत होगी तो मुझे बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, डिफेंस बजट आपका $10 बिलियन जो आज $7 बिलियन के ऊपर ये लेके आ गए हैं, जब इंडिया का डिफेंस बजट $60 बिलियन पे चला गया है। JF थंडर का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके अलावा बेपनाह मंसूबे किए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक ऐसा आदमी जिसने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना हो, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाया हो, उनकी हुब्बुल वतनी को और उनकी अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत को यहाँ पे टीवी पे बैठ कर क्वेश्चन कर रहे हैं। किस किस्म का नैरेटिव ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मरियम साहिबा ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने हर जलसे के अंदर अफवाज पाकिस्तान के वो जवान जो बॉर्डरों के ऊपर अपनी जान की कुर्बानी देते हैं उनको खराजे तहसीन सलूट पेश नहीं किया? तो काइंडली डिफ्रेंशिएट करें उन लोगों के अंदर जो आइन को तोड़ते हैं या इदारों का जो दायरा कार है उससे बाहर निकल के अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को इम्पोज करते हैं। प्लीज़ इसके अंदर हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दें, क्योंकि ऑलरेडी जिस किस्म की नफरतें और पोलराइजेशन ये इस मुल्क के अंदर ले आए हैं वो हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसको आगे लेके नहीं चल सकते एज ए कौम। अच्छा, अब जो आपने बात की वो ये थी कि सॉरी आप रबाब साहब दोबारा बता देते हैं कि क्या सवाल था? जी, आपने भी एक कहा था ना कि एक मिसाल आपने दी थी कि अगर रेलवे के इदारे में कहीं कोई खराबी है तो जाहिर है उसके सरबरा से ही सवाल पूछा जाएगा, उसको ही उसका इल्जाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल। इस तरह फिर आपकी अपनी जमात पर भी ये रूल लागू होता है कि अगर देखें कहीं जमाती बुनियादों पर कोई खराबी पाई जाती है तो फिर मियाँ साहिबान शरीफ बरदरान उसके कसूरवार ठहरें? मैं बिल्कुल देखें, ऑन अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो आपका जो लीडर होता है, जो आपकी गवर्नमेंट को लीड कर रहा होता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पर आपका बिल्कुल मुझे याद आ गया, आपने मॉडल टाउन सानिया की तरफ इशारा किया था। मैं उसको सानिया कह रहा हूँ क्योंकि वो हमारी जमहूरी जो रिवायात और जो हमारी जमहूरी जो ट्रेडिशंस चल रही हैं और हिस्ट्री है उसके अंदर एक बदनुमा दाग है। पर अरबाब साहब काइंडली उसको डिफ्रेंशिएट तो करें ना। उस वक्त जो मौके के ऊपर होम मिनिस्टर था उसको स्टेप डाउन करवाया गया था, एक इम्पार्शियल जुडिशल कमीशन बनाया गया था जिसने पूरी इंक्वायरी की थी और उसके बाद जिसके अंदर जिम्मेदारियां लगाई गई थी उनको सजा दी गई थी। और जब वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और हर किरदार ने अपने कॉन्डक्ट को सेटिस्फाई कर लिया था तो उनको जिम्मेदारियां दोबारा फिर सौंपी गई थी। इस तरह से नहीं हुआ था जो आपने साहिवाल का इंसिडेंट देखा कि चंद पुलिस वालों को जिम्मेदारी ठहरा के हुकूमत बिल्कुल उससे ला ताल्लुक हो गई। आपको याद नहीं है इमरान खान साहब जब बाहर इंटरनेशनली ट्रैवल कर ले थे तो उन्होंने क्या ट्वीट किया था? मुझे ये बता दें, उन्होंने तो इतनी भी तकलीफ नहीं की कि जाके वो साहिवाल सानिया के जो फैमिली थी उसको टाउनशिप के अंदर उनकी रहाइश थी लाहौर के अंदर, उनके घर जाके उन यतीम बच्चों के ऊपर अपना हाथ ही शफकत का रख सकते। तो काइंडली डिफ्रेंशिएट करें इन इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए थी। मॉडल टाउन का भी इंसिडेंट उसी तरह गलत है जिस तरह साहिवाल का इंसिडेंट गलत था, और जो उसके अंदर इन्वॉल्व था उसकी कमीशंस बनाए। क्यों इन्होंने जुडिशियल कमीशन नहीं बनने दी ना? वहां पे किसी ऑनरेबल जज के जिम्मे ये काम लगाते, जो इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको सजा दिलवाते। हमने तो उसके ऊपर कोई एजिटेट नहीं किया। ठीक है, चलें अब बिलावल साहब ज़ाहिर जो एतराज़ उठा रहे हैं मियां साहब पर, अब उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया जाना था, ये तय हुआ था APC में, लेकिन मियां साहब ने जो जिस तरह से नाम लिए वो उनका ज़ाती फ़ैसला था। सूरत हाल को बड़ा वाज़ेह कर दिया बिलावल साहब ने। फिर मियां साहब ने
वो नाम लिए। ओवैस नूरानी साहब ने बलूचिस्तान का नारा लगाया, बाद में उसकी वजाहत भी दे दी। अयाज सादिक की जानिब से बयान आता है, वो भी उनकी बाद में जो भी बयान आता है उसको ज़ाती राय कह दिया जाता है। तो सैर कामरान साहब पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सैर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे हैं मियाँ साहब का इंतज़ार है कि वो कब सबूत पेश करेंगे इस बात के। तो वो बिलावल साहब को सबूत पेश करने या मंजर आम पर लाना चाहते हैं बिलावल साहब उन सबूतों को? पहले तो ये क्लियर कर दीजिएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोई पूरा इंटरव्यू पढ़ने की जहमत क्यों नहीं करता। यानी वो तो जो इंटरव्यू छपते हैं तो उसके अंदर मिर्च मसाला तो जाहिर बात है और तड़का ऊपर लगाया जाता है। अगर कोई पूरा पढ़ लेता तो शायद किसी किस्म का इबाम ही नहीं रहता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा है कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके पास शवाहिद होंगे और ये उनका हक है कि वो अपने बारे में वो जो बात करना चाहें वो करें, और वो अगर उनके पास शवाहिद हैं तो वो इनको सामने ले आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जब मैं बात करता हूँ तो मेरे पास के शवाहिद होते हैं। तो और ये भी बता दिया है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टी इकट्ठी हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया है, अपनी अपनी सोच है। जो जिन नुकात पर हम इकट्ठे हैं उन पर हम इकट्ठे हैं, और बाकी हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर आज बहस की जाए। हाँ, ये ज़रूर है, मैं समझती हूँ कि इतने जिन इश्यूज़ के ऊपर से हुकूमत वक्त नज़र हटाना चाहती थी, उन इश्यूज़ को पे से नज़र हटाने के लिए आज उनको ये मिल गया है इंटरव्यू के। वो इस जैसे वो आईजी पुलिस वाला मामला हुआ था, उसी तरीके से आज इस इंटरव्यू को इतना उछाला जाए कि लगे कि जो है उनका मकसद सर्व हो जाए। नहीं, लोग फिर भी पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि जी आप किसानों के ऊपर केमिकल वाला पानी क्यों फेंकते हैं। लोग आपसे सवाल करेंगे कि आपने को क्यों सताया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर शॉकिंग क्यों थे? उन्होंने जो मियाँ साहब ने नाम लिए, जब उस इंटरव्यू की वीडियो हमारे पास मौजूद है, आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, हमने चलाई भी, आप कहती हैं तो मैं दोबारा भी आपको सुना देता हूँ। जब उनसे सवाल हुआ कि मियाँ साहब ने जब ये सरबराहान के नाम लिए, जनरल्स के नाम लिए, तो आपके लिए ये शॉकिंग था? उन्होंने कहा हाँ मेरे लिए शॉकिंग था। फिर उसमें उन्हें चौंकने की या उनको धचका लगने वाली क्या बात थी? नहीं, देखिए बात यह है कि एक चीज उन्होंने किस मायने में कहा, उनके इल्म में ये नहीं था कि मियाँ साहब जो है ये बात कहने वाले हैं, क्योंकि जो हकाइक मियाँ साहब के पास उनके यकीनन वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास नहीं है। जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो हम उन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हैं, उन तमाम एलिमेंट्स और एंटिटीज को सामने रखते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं पाकिस्तान की जमहूरी प्रोसेस के ऊपर। और यही जो है मैं पीडीएम जो है इसी नुक्ते पर इकट्ठी हुई है कि हमने मुल्क के अंदर जो आईनी किरदार है उसको बहाल करना है हर इदारे का, और जो अवाम की राय है उसको मुकद्दम रखना है, आइन को मुकद्दम रखना है, और अवाम के मसाइल का हल करना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें, यानी मैं इंटरव्यू पढ़ रही थी कि उनसे पूछा गया कि ये चीज़ क्या एपीसी में हुई थी, तो उन्होंने नफी में सर हिला दिया। देखिए, ये तो आप सवाल जब पूछ रहे हैं तो सवाल का हर शख्स जवाब। सर साहब एक काम करते हैं, कोई एक सेकंड अगर आप रुकें, मैं वो इंटरव्यू जो छोटा सा क्लिप अभी हमने चलाया था आपके लिए वो दोबारा चला देते हैं ताकि आपको भी ओप करने में आसानी हो सके कि बिलावल साहब ने किस सवाल का क्या जवाब दिया। जरा सुनाइएगा। तो सैर साहबा, शॉकिंग था बिलावल साहब के लिए, और एपीसी में तय हो गया था कि लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करना है, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना, किसी को सिंगल आउट नहीं करना। तो फिर उसके बाद जब मियाँ साहब ने सिंगल आउट किया तो इसका मतलब वो जो इत्तेफाक राय हुआ था उसको डैमेज किया मियाँ साहब ने, उसके अगेंस्ट वो बात की। आप देखिए, आप सिलेक्टिव ना चलाए ना, आप पहले सवाल जवाब का भी सवाल चला देते। देखिए, आप उनसे जो सवाल जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन्हीं अल्फाजों के साथ वो जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तो अब आप उसको कैसे मर्जी ट्विस्ट कर ले। और मुझे बताएं कि उन्होंने हमारे लिए उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग को ये हक हासिल है कि वो अपना बयान जैसे चाहें दे, ठीक है। तो हम हर पार्टी को हक हासिल है, ना ही कोई पीएमएलएन से हमें बता सकता है कि हमने अपना बयान कैसे शेप करना है, ना ही ये हम रखते हैं किसी पार्टी को बताएं, ये हक रखते हैं। हाँ, जब हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो हम ये कह रहे थे कि आप सिंगल आउट ना करें किसी एक इदारे को, हम ओवरऑल करेक्शन की बात कर रहे हैं। हम किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे, एक शख्सियत की बात नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं कि 77 के इलेक्शन के बाद ज़िया-उल हक आमिर जो है वो मुल्क पे काबिज हुआ, हम बात करते हैं कि आमिर जो है परवेज मुशर्रफ मुल्क पे काबिज हुआ, तो हम बात करते हैं कि जहाँ जहाँ आइन जो है वो सबवर्ट हुआ, तो उसमें हमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और अब अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि उनको हुकूमत से हटाने में किसी का कोई रोल था और उनके पास शवाहिद हैं, तो उसको जरूर लाएंगे सामने। उन्होंने यही कहा है कि वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं
वो ऐसे बात नहीं कह सकते। यकीनन उनके पास उनके तमाम बैकग्राउंड और शवाहिद होंगे और वो उसकी बात करेंगे भी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। चलें फिर सहसा भाई, तो कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है अपना एक अलग बयानिया है, नून लीग का अपना बयानिया है, जो जैसे चाहे बात करे, तो फिर पीडीएम का मुश्तरका बयानिया कहा है कि पीपल्स पार्टी का अलग मंशूर है जी, पीपल्स पार्टी का अलग नजरिया है, लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो एपीसी हुई थी उसमें जो नकात पे इत्तेफाक हुआ था, पीपल्स पार्टी उन नकात पे बिल्कुल उसी तरीके से पीडीएम के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है। हमारा उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, चलें मैं वापस भी आता हूँ आपकी तरफ। अली परवेज साहब, फिर अब मियाँ साहब जिस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो खान साहब को लेकर आए हुकूमत उनके हवाले की, हुकूमत के लाने के 1 साल बाद, चंद माह बाद उन्होंने उन्हीं को एक्सटेंशन का वोट भी दे दिया, फिर ये किस तरह का तजाद है? ये एक दोगला मेयार नहीं है मियाँ साहब का, नून लीग का? देखें, मैं आपके बिल्कुल सवाल पे आ जाता हूँ, पर सेनेटर साहिबा ने भी एग्जैक्टली वही बात की जो मैंने आपसे बताया, और मेरा ख्याल है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ों को देखें तो मेरा ख्याल से इसमें आपको कुछ ज़्यादा सेंसेशनलिज्म नहीं मिलेगी जो मीडिया के अंदर इस इशू के ऊपर बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब आपने जो कहा कि जी एक्सटेंशन का जो मामला आया तो आपने क्यों सपोर्ट किया बाजवा साहब को, आपने ये यकीनन सवाल किया। देखिए, मसला ये है कि जब आपके पास कोई भी नेशनल सिक्योरिटी का मामला आया है तो मुझे बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने किसी इशू के ऊपर कोई बारगेनिंग या कोई सियासत करने की कोशिश की है? मुझे बता दें, जब कश्मीर का मामला आया, जब अभिनंदन साहब का वाक़या आया, तो क्या जब वहाँ पे सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने इदारों, अपनी नालायक, चलो हुकूमत चाहे नालायक ही सही, इसके पीछे खड़े होंगे, तो मुझे बता दें वो कौन सी कुर्सी थी जो खाली थी? उसके बाद कोरोना वायरस के ऊपर जब आपका एक यूनिफाइड नैरेटिव बनाने की बात आई तो कौन साहब मिसिंग थे? मुझे बताएं, जब आपका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का मामला आया तो हमने क्या उसके ऊपर कोई बारगेन करने की, कोई सियासत करने की बात की? उस वक्त जो खिते की जो सूरत हाल थी, पार्टी के अंदर वो चीज़ डिस्कस हुई, उसके अंदर सबका यही फैसला था कि जी इस वक्त कोई अगर चेंज ऑफ गार्ड होती है या किसी और किस्म की कोई डिसरप्शन आती है तो शायद वो मुल्क के मफाद में ना हो। तो पार्टी ने, इसी क़ियादत ने फैसला किया, उसके पीछे सब ने उनको वोट दे दिया। मुझे बताएं, अगर ये अब कोई डिमांड करता है कि जी इन्वेस्टिगेट करें और लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट भी है और बाकी के इदारे भी हैं, इलेक्शन कमीशन है, बाकी के लोग हैं जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं कि जी उन्होंने लोगों की जो राय होती है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की है, अगर सब ये डिमांड कर रहे हैं कि उसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर दें और उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व होता है उसको पिन पॉइंट कर दें ताकि हम उनको एक दफ़ा करार वाक़ई सजा दे दें और इस सिस्टम को ये इस्लाह कर दें, तो इसमें बुरी बात पॉइंट आपका आ गया। मेरे और ख्याल से ब्रेक का वक्त भी यहाँ पर हो गया है वो कहीं ना कहीं। अली साहब बहुत शुक्रिया। अली परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुरम शेरजमान साहब भी हमारे साथ मौजूद, साहिबा ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सैर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैर साहब, जिस तरह मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया वक्त गुजरने के साथ साथ सख्त से सख्त होता जा रहा है, मरियम साहिबा की जो ज़बान हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह इस्तेमाल की जा रही है, वो भी बहुत सख्त बयान दे रही हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी आगे चलकर पीडीएम में ये इत्तेहाद बरकरार रह सकेगा, आप समझती हैं? चूँकि पीपल्स पार्टी बहुत मियाना रवि से इस वक्त चल रही है और नून लीग इस वक्त बहुत ज़्यादा जारहाना प्ले कर रही है। पहली बात यह है कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो नकात है मैंने बताया जो तय हो गए, उन पे तमाम पार्टी इकट्ठी चलेंगी, सबका एक पोजीशन रहेगी। अब कौन किस तरीके से बात करता है, मैं समझती हूँ कि इदारों को कोई मुतनाज़ा नहीं बना रहा, इदारों को मुतनाज़ा बनाया है हुकूमत वक्त ने, क्योंकि अपनी नालायकी का तमाम बोझ हुकूमत वक्त ने डाला है और वही इदारों के पीछे छुप रहे हैं। अब ऐसा देखें, इस मुल्क में मैं ही देखती हूँ कि कश्मीर के इशू के ऊपर मीटिंग होती है तो उसमें से वज़ीर आज़म गायब होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग होती है तो वो आर्मी चीफ को करनी पड़ती है और उसके अंदर भी वज़ीर आज़म गायब होते हैं। तो ये पसे पर्दा वज़ीर आज़म क्या करना चाहते हैं?
उन्होंने तो खुद ही अपने रोल की नफी की हुई है। जब रेजोल्यूशन पास होती है कश्मीर में के ऊपर, तो वो ऐवान में नहीं होते। सैयद साहब, अगर इदारों को मुतनाज़े मुल्क अगर हुकूमत नहीं बना रही तो फिर नून लीग के लोग क्यों अदम एतमाद का इजहार करें मियाँ साहब के बयानिए पर, नून लीग के बयानिए पर? पहले जलील शरकपुरी साहब और बहुत सारे MPs जो उनके हम ख्याल थे पंजाब में, उन्होंने इख्तिलाफ किया। फिर अब्दुल कादिर बलूच साहब बलूचिस्तान से, उन्होंने पार्टी से अलहदगी का इख्तियार कर ली है। हम कोशिश करें थोड़ी देर में हमारे साथ भी हों, उनका मौक़िफ़ भी जान सकें। तो फिर ये क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझती कि सिर्फ यही एक बात होगी ऐसी बयानी के ऊपर। पहले तो मैं कहूँगी कि हम में से किसको ये हक हासिल है कि हम किसी दूसरे के हुब्बुल वतनी को या उसके मुल्क के साथ मोहब्बत को या मुल्क के उसके किरदार को जांचें। ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि एक मनफी रवैया है, एक ख़तरनाक अमल है। हमें दीवार तक नहीं लगाना चाहिए किसी को कि आप जो है, मतलब मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि अगर एक बयान दिया था अयाज सादिक साहब ने, और उस बयान को फितना किसने बनाया? हुकूमत वक्त ने। उस बयान के बाद एक और फितना वाला बयान किसने दिया? वो फवाद चौधरी साहब ने दिया। फिर वो जो झंडे भारत के प्रिंट कर करके तस्वीरें बना के किसके खर्चे पे लगी और क्यों लगी? इस तरह का जो माहौल मुल्क के अंदर हो रहा है, उसके क्या हमने नुकसानात का जायजा लिया है? और हम अपनी जो है वो वतन से मोहब्बत को उन पैरामीटर्स पर देखते हैं कि जी भारत में का मीडिया क्या दिखा रहा है। तो भाई, भारत के मीडिया ने वो तमाम बयान दिखाए थे जो इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने दिए थे। चले, वो जो पहले दिए थे मैं उनको कहूँ कि जी हम नजरअंदाज कर दें, लेकिन वो जो उन्होंने एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने ईरान में जाके बयान दिया, एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने अमेरिका में जाके बयान दिया, उसको कैसे आप नजरअंदाज करेंगे? लेकिन बात यह है कि मैं ये समझती हूँ कि ये कहना कि किसी चीज के ऊपर अपने नुक्ता नजर पे इजहार ख्याल करना, उससे अगर किसी इदारे का जो है वकार मजरू होता है, नहीं। इदारों का वकार उस वक्त मजरू होता है जब उनकी जो दायरा कार में जो उनका फंक्शन है वो जो है अंडरमाइन हो। तो मैं समझती हूँ कि किसी का भी जो है वो किसी को भी अपने दायरा कार से बाहर निकल के अपने आप को अंडरमाइन कराने की जरूरत नहीं होती। किसी को एतराज है इस बात पे नहीं है कि किसी इदारे के खिलाफ। मैं बिल्कुल आपको एक वाज़ेह मिसाल दूं। आप ये कहते हैं कि जी मोहम्मद जुबैर जो है वो गद्दार है और असद जो है वो हुब्बुल वतन है, ठीक है। अहमद फराज जो है वो गद्दार थे और शिबली फराज जो है वो मुहिब्बुल वतन है। खुदारा ऐसा ना करें। मैं समझती हूँ कि हर मिलिट्री फैमिली के कोई ना कोई सिविलियन रिश्तेदार भी होंगे, और सिविलियन फैमिलीज में कोई ना कोई ऐसे भी अफराद होंगे जो कि मिलिट्री में सर्विस कर रहे हो। तो इस किस्म की तफरीक ना पैदा करें जो हमें वहां तक ले जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जरूरत इस बात की है कि हुकूमत बजाय इस तरह के फितने खड़े करने के अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दे। सोचे कि आज ऐसा वक्त क्यों आया। सैयद साहब, जो आपने कहा कि उस जगह हम ना पहुंच जाएं कि जहां से वापसी का रास्ता ना, आपको नहीं लगता जो इस वक्त मियां साहब का बयानिया है, जिस तरह वो नाम ले लेकर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये कहीं PDM एक ऐसी जगह पर ना पहुंच जाए फिर जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो, कोई मुज़ाकरात की कोई सूरत-ए-हाल ना बन सके? अगर अपने मकसद में आप लोग नहीं कामयाब होते तो फिर ज़ाहिर एक फेस सेविंग के लिए एक मुज़ाकरात का रास्ता चाहिए होता है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप ना पहुंच जाएं, इतनी शिद्दत जो मियां साहब के बयानात में है इस वक्त। नहीं, तो अब ये कौन कहता है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब को देख एक इदारा है? बात यह है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि माहौल ऐसा रखे कि जहाँ पे बातचीत के दरवाजे खुले रहें। अगर आप अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन ने तो हर ऐसे इशू के ऊपर जो कौमी मफाद का था, चाहे वो कश्मीर का था, वो कोविड का था, वो मईशत का था, वो गिलगित बल्तिस्तान का था, वो कौमी सलामती का था, अपोजिशन तो हमेशा आके बैठी है, चाहे वो लेजिस्लेशन थी। अगर कोई नहीं बैठा सबके साथ तो वो इमरान खान अहमद न्याजी वो शख्स है जिसने इस तरह का माहौल जो है वो बर्पा किया। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कायदे बचपन में पढ़े हैं उन कायदों में कहीं खराबी है कि उनकी लुगत के अंदर चोर डाकू के अलावा या उनकी जहनी सतह के अंदर वो एक चीज बैठ गई है कि उससे ऊपर होकर वो सोच ही नहीं सकते। ये जो माहौल खराब किया है, जो कारकर्दगी खराब की है, आप हमें तो चुप करा देंगे। आप बोलेंगे कि PDM जो है ना उसको हम नजरअंदाज कर दें, पूरी PDM को जेलों में डाल दें। उन आवाम का क्या करेंगे? वो जो किसान जिनके ऊपर जो है वो केमिकल वाला पानी फेंक रहे हैं उनका क्या करेंगे? ये जो पेंशनर हड़तालें कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? जो वकला, जो डॉक्टर, जो तुलबा, जो ताजिर एहतजाज कर रहे हैं उनका क्या करेंगे? वो लोग जो सताए गुर्बत से नीचे चले गए उनका क्या करेंगे? यानी आप ये देखें कि मुल्क में आज आप किस जगह पे पाकिस्तान को ले आए। अगर अभी भी आपको ये एहसास नहीं है, अगर भी अभी भी आपके रवैयों में रौनक और फिरौनियत है, अभी भी आप जो है ना पता नहीं किस, ऐसे लगता है कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब
किसी जो है ना क्लास में कोई फलसफे का लेक्चर दे रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कभी मुर्गी अंडे की कहानी सुनाते हैं, कभी कोई और कहानी सुनाते हैं और कहानियां सुना के चले जाते हैं। देखो आखिर पता लगता है कि सामने कुछ भी नहीं। अगर उनकी कुछ कारकर्दगी होती तो आज कोई किसी का नाम नहीं ले रहा होता। लेकिन सर साहब नाम लिए हैं इमरान खान अहमद न्याजी ने, उनके इत्तेहादी भी कल बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात उनके इत्तेहादियों ने भी शो किए। अवाम भी वक्तन फ़वक्तन जब कभी अवाम में जाते हैं, मुख्तलिफ लोग प्रोग्राम्स करने जाते हैं, अवामी रिएक्शन भी सामने आता है। लेकिन मैंडेट तो उनके पास फिर 5 साल का ही है। ये 5 साल पूरे होते हैं, फिर अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने सही किया या गलत किया। अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठा हो गई कि जी इनको हटाना है। अब इंतखाबात हो भी जाते हैं, कोई नई जमात आ भी जाती है अगर इंतखाबात के बाद, तो फिर ये कल को सड़कों पर निकल आएंगे जैसे पहले निकले थे कि अब उस हुकूमत को हटाने। सिलसिला तो फिर चलता रहेगा ऐसे। देखिए अरबाब, मैं समझती हूँ कि अपोजिशन ने बहुत ही जो है एक रैशनल के साथ काम किया कि अपोजिशन जो है आके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट में बैठी। मगर एक शख्स जो है जो खुद सुसाइड बॉम्बर हो, जो खुद रोज़ अपने आप को ब्लो करना चाहता हो, जो अपने साथ साथ आवाम को भी ब्लो कर रहा हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? यानी उसने मुल्क की मईशत से लेकर मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी। उसने खारजा पॉलिसी से लेके मुल्क का हर इदारा तबाह कर दिया, गवर्नेंस सिस्टम तबाह कर दिया और उसको एहसास ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जो है ये खुद आ चुके हैं और इन्हें देखना होगा कि या तो मैं समझती हूँ कि कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद इससे ज़्यादा पीडीएम को। ये जिस पॉइंट पर आ गए ये खुद ही इसको नहीं सहार सकते और इनके इत्तेहादी जिस तरीके का कल का जो मैसेज था बड़ा क्लियर था। कल का मैसेज बड़ा क्लियर था कि हमारी डील जो है वो सिर्फ वोट देने की हद तक है, खाने की हद तक नहीं है। ये बड़ा क्लियर मैसेज था और ये देखना पड़ेगा कि इस मैसेज के पते पर्दा क्या था। तो ये जब इत्तेहादी मेंगल साहब अलग बैठे, क्यों ये वक्त आ रहा है? शायद पीडीएम तो इंटैक्ट रहेगी, ये इत्तेहाद खुद बहुत टूट जाएगा। ठीक है, चलें सैर साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि सीनियर सियासतदान है हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में नून लीग के बयानी से उन्होंने शदीद इख्तिलाफ किया, अलहदगी का फैसला किया। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कादिर साहब, अब अलहदगी आपने इख्तियार कर ली है, पार्टी को छोड़ दिया है, वाज़ेह तौर पर इसकी वजूहात, चूँकि वजूहात से मुताल्लिक अलग अलग बयानात चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब को चूँकि नहीं बुलाया गया था कोयटा जलसे में, उस पर आपने अपना रिएक्शन शो किया। असल वजह क्या है सर? देखिए, मैं कल एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक मीटिंग कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे साथी आएंगे बहुत सारे, और उनके सामने मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूँगा, उनसे अप्रूवल लेके मैं अपनी रिजिग्नेशन का अनाउंसमेंट करूँगा। उससे पहले मेरे ख्याल में मुनासिब थोड़ी सी आपको इंतजार करना पड़ेगा। सही, अच्छा। और मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और वो मियां नवाज शरीफ साहब के उस बयानिया से मुतालिक है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वो फौज से उन्होंने अपील की थी कि वो आर्डर्स को देखें कि आईनी है कि गैर आईनी है, जो गैर आईनी है उसके ऊपर अमल न कर दें। ये तो अंदर फेस ऑफ इट और लॉजिकली बिल्कुल सही बात है। और फौज ने ओथ उठाया हुआ है कि कोई गैर आईनी चीज नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन फौज की बुनियादी तौर पर कार्रवाई जो है ना, उसका मंबा सोर्स वो चीफ होता है और उसने चीफ का नाम डायरेक्ट लेके ये बात की और चीफ को कह देते हैं कि जी उन्होंने ये बात वो करें या ना करें वो तो अपनी जगह पे मुनासिब होता, कोई गलत ना होता। लेकिन अदर रैंक्स को ये कह देना कि ऊपर से अगर आर्डर आ जाए तो आप इसका फैसला कर रहे हैं कि आईनी है गैर आईनी है, ये मुमकिन नहीं है। उनकी हमारी तालीम इस किस्म की नहीं है और ना उनको ये प्रिविलेज दी जा सकती है अंडर कमांड को। अभी तक परवेज मुशर्रफ साहब के केस को 20-21 साल हो गए, अदालतें फैसला नहीं कर पा सकी है कि वो आईनी था कि गैर आईनी था। तो एक जूनियर अब्दुल कादिर इसका मतलब शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब, राना सना साहब जो इस वक्त बयान आपके अलहदगी से मुताल्लिक पेश कर रहे हैं, वजह जो बता रहे हैं कि वो कोयटा जलसे में कबायली मामला था, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत नहीं दी गई थी, तो उसको आप बिल्कुल यकसर मुस्तरद करते हैं, वो वजह नहीं थी? वो बिल्कुल मैं उसको मुस्तरद करता हूँ। सनाउल्लाह ज़हरी साहब उनके पार्टी के रुकन हैं, उनके MPA हैं, वो आज भी MPA हैं और ऑल दी पॉसिबिलिटीज के वो आइंदा भी MPA रहेंगे। उनका मेरे मौक़िफ़ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और वो एक इंडिविजुअल केस था, उसमें कोई शक नहीं है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने उनके बारे में मुझसे बात की थी और उसी वक्त मैंने कह दिया था कि जी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा पार्टी में। कादिर साहब, आपका सियासी मुस्तकबिल अब क्या है? पीपल्स पार्टी ने आपको शमूलियत की दावत दी है, पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने, क्या जवाब होगा? साथियों से मशवरा करेंगे।
दावत आपको आई है बिलावल साहब या जरदारी साहब की जानिब से? जी, वहाँ से उनका वक्त आया था, मुलाकात की थी, उन्होंने दावत दी थी, देखते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। सैर कामरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने बड़ा वाज़ेह बता दिया कि कल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी से अलहदगी की वजह बड़ी वाज़ेह थी और वो मियाँ साहब का बयानिया है। और वो जो बयानात नून लीग की जानिब से आ रहे थे कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब को चूँकि कोयटा जलसे में नहीं बुलाया गया, उसकी वजह से अब्दुल कादिर साहब ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की है, उस वजह को मुकम्मल तौर पर अब्दुल कादिर साहब ने मुस्तरद किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अमेरिका में सदारती इंतखाब को 3 रोज गुजर चुके हैं और चंद रियासतों में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। और इस वक्त तमाम तर तवज्जो का मरकज 4 अहम रियासतें हैं, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, एरिजोना और नेवाडा इसमें शामिल हैं। अमरीकी ओहदे सदारत के लिए सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है और अब तक के नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन जीत के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। उनके इलेक्टोरल वोटों की तादाद 264 हो चुकी है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जिन 4 रियासतों में इस वक्त गिनती जारी है, उन चारों रियासतों में इलेक्टोरल वोटों की तादाद 56 है और अगर ट्रंप इन चारों रियासतों में भी जीत जाते हैं तो भी उनके इलेक्टोरल वोटों की तादाद 268 हो जाएगी और इसके बाद भी ट्रंप को सदारती कुर्सी पर बैठने के लिए 2 इलेक्टोरल वोटों की ज़रूरत होगी। ये इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप इन इलेक्शन से पहले ही बहुत सारे खदशात का इजहार कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर नताइज उनके खिलाफ आते हैं तो वो उसको मानेंगे नहीं, जबकि डेमोक्रेट पार्टी ये कह रही थी कि जो भी नतीजा होगा उसे खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा। फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, वहाँ इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है? ये वोटों की गिनती जारी है, ज़ाहिर नतीजा किसी भी वक्त आ सकता है, वैसे कब तक नतीजा अनाउंस हो सकता है ये भी बता दीजिएगा। और अब जो बाइडन ने तो अपनी काबीना की तश्कील का अमल भी शुरू कर दिया है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तकरीबन जीत ही चुके हैं, ये कहना गलत ना होगा? जी, जो बाइडन जीत गए हैं, अपनी फातिहाना तकरीर उन्होंने लिख ली है और जाहिर कैबिनेट की बातें चल रही हैं और साथ में इसकी बातें भी चल रही हैं कि अदालती मुकाबला होगा, क्योंकि ट्रंप इस तरह बैठेंगे नहीं और अदालत के अंदर जाएंगे और चले भी गए और मुकाबला होगा। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से लोगों को कंफ्यूजन है कि इंतखाबात के अंदर ये नताइज इस तरह से कैसे आए। ट्रंप ने पहले से ही इस पूरे सिस्टम को मुतनाज़ा बना दिया था। उन्होंने कहा था कि अर्ली वोटिंग में जो बैलेट वोट हैं जो इतनी तादाद के अंदर आ रहे हैं उस पर मुझे एतमाद नहीं है और उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अब इसमें ट्रंप के जो मानने वाले थे वो कोविड को नहीं मानते और कोविड की ना मानने की वजह से आपने देखा था ट्रंप खुद भी बीमार हुए थे और आने के बाद उन्होंने मास्क उतार के फेंक दिया था। जो उनका वाइट सुप्रीमिस्ट वोट है वो 3 नवंबर को आया और उसने आगे वोट दिया और वो वोट पहले काउंट हो गया। और जो बाइडन का वोट है वो बैलेट की सूरत में आया, वो तक काउंट हो रहा है। इसलिए तेजी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बाइडन जो है वो लीड लेते जा रहे हैं और उनका टोटल वोट जो था ट्रंप का वो काउंट हो चुका, उसमें 19-20 इजाफा हो रहा है, लेकिन बाइडन तेजी से लीड ले रहे हैं। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि बाइडन की लीड टोटल 270 रिक्वायर्ड है, लेकिन ये 300 प्लस कर जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि 50-60 की लीड से जो है वो ट्रंप को हराएं। तो इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है, लोग शेम कर रहे हैं ट्रंप को और हो सकता है कि वो वाली बातें सामने आए जैसे कल उन्होंने तकरीर में कहा था और आगे जाके वो कहें कि मुझे क्यों निकाला। अच्छा, तो वो जमील साहब, ये इस तरह का माहौल जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ क्रिएट कर दिया है, ये एतराज़ात, ये तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, धांधली का शोर मचाया जाता है। अमेरिका में भी ये सब हो रहा है, आपको हैरत है इस पर? जी हाँ, लेकिन अगर आप मुकाबला करें पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्कों से और अमेरिका की अब जो हो रहा है और जिस किस्म की आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, जिस किस्म की वहाँ लोग जुमले कस रहे हैं, वो यकीनन अक्कासी करते हैं, गम्माजी करते हैं एक जो पिछले 4 सालों में डिवीजन सोसाइटी में हुई उसकी वजह से। लेकिन वहाँ के इदारे इतने मजबूत और मरबूत हैं कि वो इदारे जो हैं इन चीज़ों को बड़ी नज़र में रखते हैं। आप देखें कि इसके बावजूद कि मुल्क का, दुनिया का सबसे मजबूत तरीन सदर
अगर किसी मुल्क का कोई है तो वो अमेरिकन सदर है। और उसने इसको मुतनाज़, जिस तरह फैसल साहब भी फरमा रहे थे कि मुतनाज़ बनाने की कोशिश की पोस्टल बैलेट के हवाले से, और उसके अलावा भी कि उन्होंने कदगन लगाने की कोशिश की पोस्टल डिपार्टमेंट में, उनकी मशीनें खरीदने के लिए पैसे नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और कोर्ट में गए, मिशिगन से उनका टर्न डाउन हो गई, मिशिगन कोर्ट नहीं मानी, और एक 2-3 स्टेट से उनकी कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान जैसा मुल्क होता तो मिल जाता उनको। फिर उसके अलावा ये है कि अब भी जो वोट काउंटिंग हो रही है उसमें अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क होता तो लोग बक्से लेके भाग जाते। यहाँ आप देखें कि 1787 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये पोस्टल बैलेट और अर्ली बैलेट का सिलसिला अब आज भी जारी है। लोगों का इस पे एतराज़ात है, तो इसमें तो हमें कोई शक पहले भी नहीं था। आपके ही प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ कि जो बाइडन जिस अंदाज में उन्होंने अपनी कैंपेन की और वोटिंग जारी थी, तो अंदाज़ा यही था कि वो इस मामले में सब तक ले जाएंगे। आप अंदाज़ा करें कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि तकरीबन 70% नौजवान जो निकले हैं उन्होंने जो बाइडन को वोट दिया है, उसमें से तकरीबन 62% नौजवान जो कि उस बेल्ट में है जहाँ के राइट विंग की पॉलिटिक्स चलती है, और जहाँ के तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसमें, लेकिन जो बाइडन के आने से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी दुनिया के बहुत सारे मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक मामलात में, और उस स्टेबिलिटी में बहुत सारे मामलात जो ट्रंप ने ख़त्म किए थे वो दोबारा उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे ईरान का न्यूक्लियर एकॉर्ड हो गया, और जिस तरह के TPP हो गया, यानी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो गया, और इसी तरह नेफ्टा हो गया, इसी तरह क्लाइमेट चेंज हो गया। इन तमाम में आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी, लेकिन अफगान तालिबान के मामले में थोड़ा हमें कॉशियस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फैज़ल साहब, ये इलेक्शन डे से हम देख रहे हैं रिपब्लिकन सड़कों पर हंगामाराई भी कर रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है, वहाँ पर आपस में हाथापाई भी हो रही है, एक कैओस की सी सिचुएशन वहाँ बची हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अदालत भी चले गए, अभी नतीजा अनाउंस नहीं हो उससे पहले ही। तो ये अमरीकी तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शंस में से एक इलेक्शन शुमार हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल, मुतनाज़ा इलेक्शन बनाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो बाइडन की कैंपेन है ना, जो जमील अहमद खान साहब कह रहे थे, यहाँ जो बाइडन को वोट नहीं पड़ा जिस तरह पड़ना चाहिए था, यहाँ पे ट्रंप के मुखालिफिन ने वोट दिया है। यानी कि ट्रंप नहीं चाहिए, ट्रंप से गुस्से में वोट दिया है वहां पर। यानी कि जो कैंपेन थी, जो ट्रंप ने अपनी इस्लाहात की और यहाँ पे व्हाइट सुप्रीमेसी का मामला चलाया, मलेशिया सामने आई, और उनका पेंटागन से ताल्लुक ठीक नहीं था, बहुत सारे वो इस तरह के डिसीजन देते थे जो अथॉरिटेरियन डिसीजन हुआ करते थे, जिसमें वो किसी से पूछते ही नहीं थे। तो लोग उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। वो बाइडन के हक में हो नहीं हो, लेकिन इनके खिलाफ थे, और इनके खिलाफ होने की वजह से उन्होंने बाइडन को वोट दिया। बहुत सारे लोगों का फलसफा यानी कि ट्रंप के साथ ना होना है, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए उन्होंने बाइडन को वोट दिया। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं बाइडन की जगह पे अगर अल्लाह दत्ता भी खड़े होते तो इस सूरत हाल के अंदर अल्लाह दत्ता जीत जाते। तो पॉइंट ये है कि बाइडन ने कुछ तकारीर ऐसे की जिसमें मुसलमानों के दिल जीत लिए, बहुत सारी पॉलिसीज की बातें ऐसी की, लेकिन जो एग्रेशन देखा आपने ट्रंप के अंदर, ट्रंप ने अपने लिए खुद वोटर्स को अपने खिलाफ किया, मुसलमानों के खिलाफ बात की, इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात की, पॉलिसीज खराब की, स्टूडेंट्स को वापस भेजा, ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि बड़ी तादाद के अंदर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लोगों को वापस भेजा। उन्होंने कहा गोरा जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है यहाँ का, ब्लैक जो है वो नंबर 2 है और ब्राउन नंबर 3 है। तो ये बुनियादी तौर पर जो डिवाइड वाला मामला था उसको बचाने के लिए अमेरिकन ने बाइडन को वोट दिया। लेकिन अगर बाइडन की जगह पे कोई भी होता तो वो जीतता। ठीक है, लेकिन मैं एक और बात कहूंगा, बाइडन ने जो लोगों का दिल जीता, उन्होंने कई ऐसी तकारीर के अंदर ऐसी गुफ्तगू की, ऐसे बयानात दिए जिससे लोगों ने अच्छा समझा ट्रंप के मुकाबले में। जैसे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अपनी तकारीर के अंदर दी, मुस्लिम फॉर बाइडन उन्होंने बनाया, बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व किया, अरब कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, एशियन कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, उन्होंने सारा, और उन्होंने कोविड को सीरियस लिया। ट्रंप ने कोविड को सीरियस नहीं लिया और उन्होंने तमाम चीजों को इस तरह से उठा के फेंका। ये तमाम चीजें ऐसी थी कि अमेरिका की जो रिवायात हैं उसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ बाइडन के साथ एस्टैब्लिशमेंट भी, पेंटागन भी और सारे इदारे मिले, तभी बाइडन के साथ। ठीक है, तो जमील साहब, फैसल साहब की बात से फिर नतीजा निकलता है कि बाइडन नहीं जीते, ट्रंप हार गए। अब ट्रंप की इस हार के बाद अमेरिका क्या चेंज एक्सपेक्ट करता है, और फिर अमेरिका से निकल के पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ की और ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी क्या चेंजेस अब, क्योंकि बाइडन पे बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी कि जिन इस्लाहात से अमेरिकन जिनको सपोर्ट नहीं करते थे ट्रंप को,
फिर उनको चेंज करना होगा, अमेरिका को बेहतर करना होगा, मुआशी तौर पर भी जो बेरोज़गारी के मसाइल हैं उन पर भी काबू पाना होगा। चैलेंजेस भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं फिर बाइडन पर। जी हाँ, उन्होंने अभी आखिरी अपनी जो इस वक्त तकरीर की है अपने कैंप ऑफिस से, उसमें यही बताया कि मैं बिल्कुल डेमोक्रेट्स की तरफ से खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये अमेरिका को हमें गैल्वनाइज और यकजा करने की है या मुत्तहद करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी को ठीक करने की ज़रूरत है, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को ठीक करने की ज़रूरत है। और लोगों में को मैं सारों का प्रेसिडेंट हूँ। जब मैं व्हाइट हाउस में जाऊँगा तो मैं अमेरिकन लोगों का प्रेसिडेंट होऊंगा, मैं सिर्फ डेमोक्रेट का किसी पार्टी का नहीं होऊंगा। ये भी तकरीर की उन्होंने थोड़ी देर पहले। तो वो इस चीज में, जैसा मैं पहले बता रहा था अभी से चंद लम्हे पहले, वो स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे। जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन की है उस तरीके को अगर देखा जाए तो वो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें के डिवाइड किया गया था ट्रंप के जमाने में, जैसा कि अभी फैसल साहब बता रहे थे। आप अंदाजा करें कि एक साथ जितनी भी कम्युनिटीज हैं, चाहे वो ब्राउन हो या वाइट हो या ब्राउन हो या ब्लैक हो या लैटिनो हो, वो सारे के सारे जो है मुखालिफ हो गए। और आपको अभी मैंने परसेंटेज बताई वोट्स की, उस परसेंटेज से क्या उसकी गमाजी करता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब भी डेमोक्रेट्स आई हैं तो इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उस पॉलिसी को पहले उन्होंने मद्देनजर रखा है। इसीलिए स्टेट डिपार्टमेंट को जो कि बजट काट दिया गया था ट्रंप की तरफ से, अब वो बजट आप देखेंगे कि दोबारा रिस्टोर किया जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे, आप अब जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे मामलात में आप देखेंगे कि दोबारा उस पर काम शुरू हो जाएगा, ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड समेत, तो जैसा मैं अभी पहले आपको चंद लम्हे पहले बता रहा था। ठीक है, चलें, ठीक है। फैसल अजीज खान साहब, जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। आप अमरीकी इलेक्शंस पर दोनों अपने तबसरे और तज्जिए शामिल कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।